नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। द आउटलुक क्लासेस में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी कांस्टेबलरी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट्स की, और आज इसी क्रम में 14वां प्रैक्टिस सेट हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है उसे देखते हैं। पेन एक बार सही कर लेते हैं। ठीक, इसको फुल स्क्रीन पे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यों तपि तपि मध्यान्ह लो असह होत है भान। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या प्रतीप अलंकार है। चलिए इसका एक बार अर्थ समझ लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। जो पावे अति उच्च पद मतलब जिसको जितना ऊंचा पद मिल जाता है, जितनी जल्दी मिल जाता है, ताको पतन निदान, उसका एक निदान है कि उसका पतन होना आवश्यक है, मतलब जरूर पतन होगा। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे ज्यों तपि तपि मध्यान्ह लो, मतलब जैसे तपते हुए मध्यान्ह लो, मतलब मध्यान्ह यानी दोपहर तक असह होत है भान। जैसे दोपहर तक तपते हुए असह्य मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और सूर्य जो होता है वो असहनीय हो जाता है। तो इसमें सबसे खास पहचान की बात यह है कि आया हुआ है ज्यों, और ज्यों शब्द है वाचक। वाचक शब्द कहाँ कहाँ पर आता है एक बार इसको हम देख लेते हैं। वाचक शब्द आपको उपमा अलंकार में मिलेगा, जहाँ पर किसी से तुलना की जाती है। वाचक शब्द आपको प्रतीप अलंकार में मिलता है, क्योंकि ये उपमा का जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ प्रतीप अलंकार होगा। वाचक शब्द आपको एक जगह और मिलता है उदाहरण अलंकार में। तो इन तीन अलंकार के अलावा ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। अगर कोई वाचक शब्द आपको दिख जाता है तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ तीनों विकल्प में मैंने रखे हैं, व्यतिरेक है नहीं। तो उपमा अलंकार कब होगा? जब किसी की तुलना करेंगे, तो वहाँ पर यहाँ किसी चीज़ की तुलना नहीं की जा रही है, इस बात को उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है। तो यहाँ उदाहरण अगर दिया जा रहा है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उदाहरण अलंकार। अगर तुलना करते तो उपमा होती, और अगर उपमेय को कम और उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को कम बता देते तो वहाँ प्रतीप अलंकार हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से इसमें उदाहरण अलंकार है। पहले में सी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म गलत है? तो गलत वाला आपको बताना है। इसमें है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है, और अपनी पत्नी के वशीभूत रहने वाला पति स्त्रैण कहलाता है। अविवाहित स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाता है। उत्तराधिकार में मिली भूमि चिकीर्षा कहलाती है। चलिए एक बार देखते हैं। अनुचित बात के लिए ये एकदम आग्रह करना दुराग्रही कहलाता है, सही है। गलत वाला आपको ढूंढना है। अपनी पत्नी के वशीभूत रहने वाला स्त्रैण कहलाता है, ये भी सही है। अविवाहित स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र कानीन, ये भी सही है। उत्तराधिकार में मिली भूमि, ये चिकीर्षा नहीं होता है। उत्तराधिकार में जो भूमि मिलती है उसको रिक्त कहते हैं, रिक्त कहते हैं उसे। और ये चिकीर्षा जो है, चिकीर्षा का मतलब होता है कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा है, उसे हम चिकीर्षा कहते हैं। ध्यान रखना, अगर कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है तो कार्य करने का जो इच्छुक होगा उसे चिकीर्षु कहेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ये मैंने टिक शायद नहीं किया, ये वाला गलत होगा, दूसरे का गलत वाला यही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ण है। अच्छा, ये पूछ रहा है कौन सा है जो वर्ण है। क्या छोटा आ वर्ण है, का वर्ण है, छ वर्ण है, या ए और बी दोनों, मतलब छोटा आ और का दोनों वर्ण है। तो देखिए, वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, वो क्या कहलाएगी? वो वर्ण कहलाएगी। अब वर्ण में आते कौन कौन से हैं, इस बात को ध्यान दे दीजिए। वर्ण में समस्त स्वर आएंगे, समस्त स्वर, और हलंत वाचक व्यंजन आते हैं। हलंत वाचक व्यंजन, जितने व्यंजन में हलंत लगा होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। तो यहाँ पर आ भी क्या है? वर्ण है, और का भी वर्ण है। ये क्ष क्या है? ये अक्षर है,
क्योंकि ये छ प्लस आ से मिल करके बना हुआ है, तो इसमें दो, कम से कम दो तो हैं ही। हालांकि इसको अगर हम लिखें तो का, मूर्धन्य सा और छोटा आ, ये तीन वर्ण मिल करके ये छ बना हुआ है। ठीक, तो ए भी है बी भी है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, ये वाला गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, सत्य शब्द में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं? यहाँ पर एक बार मैं आपको बता दूं कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। सेलेक्ट हो जाओ यार। अब ठीक, चलिए यहाँ पर वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होगा वो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, मतलब इसमें समस्त स्वर आएंगे, समस्त स्वर जो होंगे वो वर्ण कहलाएंगे। इसके साथ साथ हलंतवाचक व्यंजन, ये अभी मैंने आपको बता दिया, हलंतवाचक व्यंजन ये हो जाएगा। और अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर में समस्त स्वर रहेंगे ही रहेंगे और स्वर सहित व्यंजन आएंगे, स्वर सहित व्यंजन। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आधा अक्षर कभी भी नहीं गिना जाएगा, उसको वर्ण की कैटेगरी में रखेंगे। अभी मान के चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। सत्य शब्द लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है सत्य, और जब इसका हम वर्ण विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? स, फिर स के साथ छोटा आ, और फिर त आधा है, और फिर या आया हुआ है, और फिर उसके बाद छोटा आ। ये सत्य लिखा हुआ है। अब इसका अगर हम काउंट करें वर्ण, तो वर्ण कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए वर्ण। और जब अक्षर गिनेंगे तो अक्षर क्या है? समस्त स्वर तो हैं ही, और स्वर सहित व्यंजन। तो ये जो सा है ये स्वर सहित है और या स्वर सहित है, मतलब एक ये और एक ये। अभी अगर आप हो सकता है इसको स्वर है यहाँ पे लिखा हुआ तो इसको अलग काउंट करें, इसको ये छोटा अलग नहीं, ये स्वर जो है वो व्यंजन के साथ आया हुआ है, सा के साथ आया हुआ है, तो इसको आ को अलग से हम काउंट नहीं करेंगे, आ सा पूरा काउंट किया जाएगा। कारण ये है। और जब व्यंजन स्वर हम तब काउंट करेंगे जब वो अलग लिखा होता है, जैसे कह देते अमर लिखा हुआ है तो यहाँ आ स्वतंत्र रूप में लिखा है, किसी व्यंजन के साथ नहीं आया है। तो अगर सत्य में देखें अक्षर कितने हैं तो एक ये और एक दो अक्षर हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। सत्य वर्ण में कितने? सा, आ, त, य और आ, ये हो जाएंगे वर्ण। और अगर अक्षर देखें तो दो कौन कौन से हैं? सा है और या है, ये दो अक्षर। तो 5 वर्ण आए, 2 अक्षर आए, विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। अवर्ण होता है। अव क्या होता है? ये फिर से वही पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। अव क्या है? स्वर है, और अगर स्वर आपसे अघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण पूछे तो इतना ध्यान रखना, समस्त स्वर अल्प प्राण घोष होते हैं, अल्प प्राण घोष होंगे। बिना देखे टिक लगाना है आपको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है अयोगवाह की संख्या। अयोगवाह कितने हैं ये आपको बताना है। क्या 1 है अयोगवाह, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं? देखिए अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। एक चीज ध्यान रखना, हिंदी में 2 है अयोगवाह की संख्या और संस्कृत में 4 है। तो ऐसे छात्र जो संस्कृत भी पढ़ रहे हो किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए और हिंदी भी पढ़ रहे हो तो वो ध्यान रखें, हमेशा आप अयोगवाह की संख्या 4 नहीं लगाएंगे। हिंदी में 2 होती है, संस्कृत में 4 होती है अयोगवाहों की संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं, चूंकि हम हिंदी यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसी हिसाब से 2 विकल्प आपका सही होगा। और ये हैं कौन कौन से? एक तो अनुस्वार है
अनुस्वार होगा और दूसरा विसर्ग, ये हो जाएंगे अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को आप अंग बोलते हैं और विसर्ग को आह बोलते हैं। तो ये हो जाएंगे टोटल आपके 2। ठीक, संस्कृत में 2 और बढ़ जाते हैं। यहाँ हमारा संस्कृत टॉपिक नहीं है। संस्कृत अगर कभी पढ़ते हैं इत्तेफाक से तो वहाँ पर बताए जाएंगे। एक उपध्मानीय होता है, वो उसमें एक्स्ट्रा होता है। एक जिह्वा मूल होता है। तो संस्कृत में 2 बढ़ जाते हैं, 4 हो जाते हैं। 7वां देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें तो पहले से ही लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये डी वाला सही होगा। अंतर्धान, अंतर्धान होता है। ध्यान रखिए, अगर कहीं पर अंतर्ध्यान लिखा हुआ है, अंतर्ध्यान, तो ये गलत लिखा हुआ। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। गायिका ये सही तरीका है लिखने का। गृह प्रवेश ये सही तरीका है। विरहणी ये सही तरीका है। पहले से ही टाइप हो गया है इसमें सही लिखने का तरीका, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, डी विकल्प। 8वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी पहले से मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन जहाँ टाइप किए थे वहाँ आंसर भी टाइप किया था, तो ये साथ में वहाँ से उठकर चला आया है। चलिए, बार बार टाइप न करना पड़े। अनुसूया ये एकदम सही लिखा हुआ है, बाकी 3 गलत हैं। प्रदर्शनी सही लिखने का तरीका ये है, भास्कर सही तरीका ये है, और रुपया ये है। मेरा उद्देश्य आपको बताना था रुपया और रुपया ये कैसा है। ये देखिए, कभी भी शब्द जहाँ पर लिखे हों और छोटा ऊ की या बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो रा पर, तो उसको ध्यान देना। जब रा लिखा हो और एक ये ऐसे घुमा हो तो ये होता है बड़ा ऊ, और अगर रा लिखा हो और अंदर की तरफ घुमा हो बिना कोई गोला घुमाए तो वो होता है छोटा ऊ। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। यहाँ पर ये बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये 8वें का ए विकल्प सही हो जाएगा। 9 नंबर है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चोर 5 6 पशु उठा, अच्छा हाँ सही लिखा हुआ है। तो वाक्य लिखा हुआ है चोर 5 6 पशु उठा ले गए। यहाँ पर क्या ये सही है या गलत है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, हमने प्रधानमंत्री जी से भेंट की। चौथा है आतंकवाद एक गहरी समस्या है। तो यहाँ पर गलत कौन कौन सा? चोर 5 6 पशु उठा ले गए, नहीं, पशुओं को उठाया नहीं जाता, पशुओं को हाँका जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? चोर 5 6 पशु हाँक ले गए। यह अशोभनीय वातावरण है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, तो यही वाला विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। हमने प्रधानमंत्री जी से भेंट की। अब यहाँ पर क्या गलत है? हमने नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर मैंने होगा। हमने बहुवचन हो जाएगा और एक वचन की इस सेंटेंस में बात हो रही है, तो मैंने होगा यहाँ पर, हमने नहीं होगा। आतंकवाद एक गहरी नहीं गंभीर समस्या होती है। समस्या गंभीर हो, समस्या कैसी होगी? गंभीर होती है। समस्या का समाधान किया जाता है, निराकरण उस सेंटेंस में कभी कभी गलत होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य की पहचान करें। फिर से है, लड़की ने जोर से हंस दी। ये गलत लिखा हुआ है, दी नहीं होना चाहिए, दिया होना चाहिए। लड़की ने जोर से हंस दिया, या फिर हो सकता है ये ने गायब कर दो आप, लड़की जोर से हंस दी, तब भी सही हो सकता है। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। तो ये सीक्वेंस गड़बड़ है, यहाँ पर 4 पटना के व्यक्ति नहीं, पटना के 4 व्यक्ति होना चाहिए था। पटना के 4 व्यक्ति, अब ये सही है। भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे, अब सही है। आप जाएंगे क्या? यहाँ पर भी क्रम गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था क्या आप जाएंगे, क्या आप जाएंगे, ये लिखा होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये क्रम गलत है। गाय का शुद्ध दूध लाओ, गाय का शुद्ध दूध लाओ, यहाँ पर हाँ ये एकदम सही लिखा हुआ, ये सही है। और शुद्ध वाक्य ही आपको ढूंढना था, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो कपड़ा का पर्यायवाची लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है चारों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर मैंने विकल्प में 4-4 लगभग पर्यायवाची, सभी प्रैक्टिस सेट में जितने में भी ये क्वेश्चन डाला है 4-4 पर्यायवाची दिए हैं। ध्यान रखिएगा आप, इससे ज़्यादा आप कोशिश करिए कि इन जितने शब्द मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, जिनकी पर्यायवाची लिख रहा हूँ, उनकी और भी ज़्यादा आप लर्न करने की कोशिश करिए। जैसे कपड़ा का पर्यायवाची पट होता है, कपाट, ये नहीं होगा, ठीक। और दुकूल ये होता है, चैल ये भी होता है। तो कपाट नहीं होता है, करपट होता है कपड़े का। या तो करपट लिख दें। और कपाट का मतलब क्या होता है? कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा। अगर यहीं पर करपट लिखा हो तो सही होता, करपट का मतलब कपड़ा होता है। अब इसका मतलब बाकी सारे सही ही लिखे हुए हैं। कबूतर का हारीत होता है, परेवा, पारावत, रक्तलोचन सही है। कौवा का वायस, पिसुन, एकाक्ष, करटक। और गाय का सुरभि, दौग्धी, ऋषभि, भ्रदा, ये सही है, सारे सही हैं। तो 11 में ए विकल्प आपका, यही गलत वाला ढूंढना था, ए वाला गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 12, भारत में गरीबी बढ़ रही है, यहाँ गरीबी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, ये आपको बताना है। गरीबी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखिए 3-4 तरीके से लिखा हुआ आपको मिलता है। या तो लिखा हुआ मिलेगा गरीबी, या तो मिलेगा गरीबों, ठीक, या तो मिलेगा गरीब। तो इस तरीके से जब भी पूछा जाए तो देखिए हैं क्या ये सभी चीज़ वो देख लेते हैं। तो गरीबी शब्द यहाँ पर जातिवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? तो इसमें से गरीबी, भारत में गरीबी बढ़ रही, तो यहाँ गरीबी जातिवाचक नहीं हो सकती, क्योंकि समूह का बोध नहीं करा रहा है। यहाँ पर गरीबी क्या है? समूह का बोध नहीं कराती। अगर गरीब कहते तो वो क्या होता? वो विशेषण होता। और गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक, जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। गरीबी एक भाववाचक संज्ञा है, गरीबी का भाव होता है। अब गरीबी, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अगर कहीं इसी का बहुवचन लिखा हो गरीबों, तो ये ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। और गरीब होता है, ये विशेषण होता है। तो इन तीनों चीज़ों को, ये तीनों शब्द आप ध्यान रखिएगा। गरीबी, गरीबों, गरीब सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं और वहाँ पर आपको बताना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, लगभग 20 लोग मुझसे मिलने आए, इसमें विशेषण क्या है? मतलब किस प्रकार का विशेषण, आपको प्रकार बताना है विशेषण का, ठीक। तो क्या निश्चित संख्यावाचक है? तो पहली बात तो संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है, ये मैं देखूंगा। तो लगभग 20 लोग, लोग क्या है? संख्यावाचक या परिमाणवाचक? लोगों को गिना जा सकता है, इसका मतलब वो संख्यावाची है। तो ये विकल्प तो परिमाणवाचक वाले गए। अब लगभग 20 लिखा हुआ है, ये निश्चित है या अनिश्चित? तो अगर 20 लिखा होता तो निश्चित होता। लगभग 20 लिखा हुआ है, लगभग 20, तो वो अनिश्चित हो जाएगा। अगर यही चीज लिखा होता 10-20, तो वो भी अनिश्चित होता, ठीक। तो अगर किसी निश्चित संख्या के आगे लगभग या दो संख्याओं का प्रयोग कर दिया जाए तो वो अनिश्चित में बदल जाता है। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, चा वर्ण है, अल्प प्राण घोष महा, अब ये चलो छोड़ो, ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। चा एक स्पर्श व्यंजन है, और स्पर्श व्यंजन के में जो अल्प प्राण होते हैं वो क्या होंगे? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। चा वर्ण क्या है? पहला है, इसका मतलब ये हो गया अल्प प्राण, तो ये तो गलत हो गए दो। चाल, अब घोष अघोष में से देखेंगे तो पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, ठीक। तो अघोष, तो इसमें क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला विकल्प सही है, ठीक। तो चा वर्ण क्या है? अल्प प्राण, अघोष है। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, मिठास शब्द किससे बनी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से या व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ। इसमें ध्यान क्या देना होता है आपको? ध्यान देने वाली बात यह है
कि जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए कि मिठास शब्द किससे बनी भाववाचक, या कोई भी शब्द दे किससे बनी भाववाचक, तो उसका पहले आपको मूल शब्द देखना है। तो जो मिठास लिखा हुआ है इसका मूल शब्द क्या है? मीठा, मीठा है। और मीठा क्या है? मीठा विशेषण है। इसका मतलब ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। वधूर्मि का सही संधि विच्छेद है। कल मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में वधू शब्द सही तरीका बताया लिखने का, कि वधू होता है या वधू होता है। आम बोलचाल की भाषा में कई बार हम लोग बोलते कुछ और हैं जबकि लिखा कुछ और जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, संधि का नियम क्या होता है कि दो पद जो टूटेंगे अलग अलग, वो दोनों पद सही होने चाहिए, सही लिखे हुए। इसमें चारों में बनेगा तो वधूर्मि ही, लेकिन सही कौन सा है ये देखना है। तो वधू प्लस ऊर्मि होता है, तो वधू हो जाएगा ये लिखने का तरीका, और ऊर्मि होता है ऐसे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी वाला विकल्प। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। वधू हो गया, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, मधु हो गया, भानु हो गया, गुरु हो गया। ध्यान रखना बिना कोई मोड़ के, अगर ये लिखा होता ये, तो ये बड़ा ऊ होता। ठीक, यहाँ पर ये क्या है? ये छोटा ऊ है। गुरु हो गया, मुनि हो गया, ठीक है, और भी ऊर्जा हो गया। ये सब शब्द ध्यान रखिए आप, ये कई बार आपको कई शब्दों में लिखे हुए मिलेंगे। ईस, बड़ी ई और तालव्य सा होता है। तो इन सब शब्दों को आप ध्यान रखिए, ज़्यादातर शब्दों में आपको संधि वाले में मिल जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब इसमें देखिए संधि विच्छेद करते चले। सूर्य प्लस उदय, ये बन जाएगा सूर्योदय। अत्यल्प, अति प्लस अल्प, तो ये अत्यल्प हो जाता है। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, ये पर्यावरण हो जाएगा। अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, ये हो जाएगा अत्युत्तम। तो अब इसमें देखना है कि यण संधि होती क्या है। यण संधि कहाँ पर आएगी? छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई का परिवर्तन या में, ऊ का परिवर्तन वा में, और री का परिवर्तन रा में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर किस में है? यहाँ पर छोटी ई है, छोटी ई है, छोटी ई है। इसमें छोटा आ आया हुआ है, छोटा आ प्लस ऊ मिला हुआ है, और इससे मिलकर के बनेगा क्या? ओ बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी है? ये गुण संधि में बनता है। ये कौन सी संधि बनती है? गुण। और पूछ क्या रहा है? यण का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब यही हो जाएगा, सूर्योदय में गुण संधि है, बाकी तीनों में यण संधि है। एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ते हो कि अंतस्थ व्यंजन को स्वर अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, उसका यही कारण है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? स्वरों के योग से ही बने हो। देखिए यहाँ पर क्या है? ई का परिवर्तन किस में है? या में। ऊ का परिवर्तन वा में, री का परिवर्तन रा में हो जाता है। तो ये क्या है? अंतस्थ लिखे हुए हैं। और यही क्या, और बने किससे हैं? ई के बाद कोई दूसरा स्वर आएगा। तो अगर स्वरों के, दोनों स्वरों के योग से बने हुए हैं तो तीसरा बनेगा वो क्या होगा? स्वर ही होगा। लेकिन ये है क्या? एक्चुअल में व्यंजन है। इसीलिए इन सबको अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसमें आधे स्वर वाले लक्षण हैं। और यही एक ऐसे इकलौते हैं ये तीनों जो स्वर संधि में आपको मिलते हैं, बाकी कोई व्यंजन आपको स्वर संधि में नहीं मिलेगा, इसीलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। अब रही बात ला की, तो ला कहाँ गया? ला इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ है? ला बनता है ली से। एक और स्वर होता है ली, जो हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है, और चूंकि है ये, इसका अस्तित्व है दुनिया में, तो ये ली से बनता है ला, इसीलिए ला को भी अर्ध स्वर माना जाता है। ठीक, अब उम्मीद करते हैं आपको कि या, वा, रा, ला को अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाक्य की पहचान करिए। अब ये वाच्य आपको बताना है कि किस वाच्य का वाक्य है। तो वाच्य पहचानने का तरीका मैंने बताया था आपको। सबसे पहले देखना है कर्ता,
कर्ता के साथ कौन सी लगी हुई है? विभक्ति। तो यहाँ कर्ता है लड़का, लड़का के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, कोई विभक्ति चिन्ह है ही नहीं। अब कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखना, विभक्ति चिन्ह का दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर नहीं लगता है, या तो कर्ता कारक में नहीं लगेगा या तो कर्म कारक में नहीं लगेगा विभक्ति चिन्ह। कभी कभी जैसे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो इनका प्रयोग कभी होता और कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पुस्तक कर्म है लेकिन को नहीं लगा हुआ है, कर्ता लड़का है लेकिन इसके बाद ने नहीं लगा हुआ है। तो कभी कभी इन विभक्ति चिन्हों का कर्ता और कर्म में प्रयोग होता है और कभी नहीं होता है, बाकी सब में तो प्रयोग होगा विभक्ति चिन्ह। एक दो ही ऐसे हैं इकलौते जिनमें नहीं होता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है? कर्ता कारक है। अब देखिए दूसरी चीज, कर्ता कारक है, कर्ता कारक के साथ विभक्ति चिन्ह क्या लगी हुई है? ने, और ने कहाँ पे है? प्रथमा विभक्ति में। और मैंने आपको एक पिछले प्रैक्टिस सेट में सूत्र बताया था 12, 31, 31। प्रथमा विभक्ति में केवल कहाँ पर होता है? कर्ता कारक कर्तृवाच्य में होता है, बाकी किसी में नहीं होता, बाकी में तृतीया विभक्ति में होता है। यहाँ पर देखिए 3 और 3। ठीक, तो इस तरीके से ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य का वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक जो है, जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रमजीवी शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। श्रमजीवी शब्द में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बता रहा है तो ये भी नहीं होगा। दो शब्द दोनों प्रमुख नहीं है, अन्य अर्थ देगा नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। तो श्रमजीवी शब्द में तत्पुरुष समास है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास? पंचवटी शब्द में, तो यहाँ पर देखिएगा पंचवटी शब्द में पंच ये है संख्या और संख्यावाची होता है द्विगु, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है, कहीं कहीं हो सकता है आपको बहुव्रीहि समास भी लिखा हुआ मिल जाए, बहुव्रीहि समास संख्या के बाद भी। कारण ये जो शब्द तीसरा अर्थ देंगे, जैसे कह दें एक दंत, तो ये संख्या तो आई हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचानन हो गया, एक दंत हो गया, और त्रिशूल हो गया, दशानन हो गया, तो ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ पंचवटी का कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास अन्य 3 से भिन्न है? तो ये बताना है। त्रिभुवन, चौराहा, त्रिफला, एकतारा। प्रथम दृष्टया तो सब में द्विगु समास होगा, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा अर्थ देगा वो कोई इसमें से एक बहुव्रीहि बन जाएगा। तो क्या त्रिभुवन है? नहीं। चौराहा नहीं। एकतारा नहीं। त्रिफला नहीं है। एकतारा में बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है एकतारा में, बाकी तीनों में द्विगु समास, तीनों में द्विगु समास है। तो चौथा वाला एकतारा जो है वही भिन्न है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। रूढ़ मैंने आपको कई बार बताया है। उपसर्ग नहीं होगा, प्रत्यय ये भी नहीं होगा, और दो शब्द जुड़े हों ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं होगी। मतलब मूल शब्द आपको ढूंढना है जिसमें ना तो उपसर्ग हो, ना प्रत्यय हो, ना तो दो शब्दों का योग हुआ हो। मिठास में प्रत्यय लगा हुआ है, रूढ़ नहीं होगा। कायर्थम प्रत्यय, रूढ़ नहीं होगा। वनवास में दो शब्द जुड़े हैं, यही द्वीप बचा है जिसमें कोई प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, मूल रूप में है अपने। ठीक, तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसमिस और आतिशबाजी ये किस भाषा के शब्द हैं? क्या फ्रेंच हैं, अरबी हैं, पुर्तगाली हैं या फारसी हैं? तो मैं आपको बता दूं ये फारसी भाषा के शब्द हैं, किसमिस और आतिशबाजी। चलिए 24 नंबर प्रश्न। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? क्या अव्ययी भाव पहले पद का अव्यय होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। कर्मधारय इसमें ये भी नहीं है। तत्पुरुष भी नहीं है। ये जितेंद्रिय एक अलग अर्थ देता है, इंद्रिय को जीतने वाला, तो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा।
25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आपको बताना है। लिंग पहचानने का कोई नियम नहीं है, मैंने कई बार आपको ये बात बताई है। उसके साथ कोई क्रिया लगा देंगे या तो हम विशेषण लगा देंगे, और इस क्रिया या विशेषण का लिंग बदलता रहता है, तो जिस लिंग का विशेषण या क्रिया होगा उसी लिंग का वो शब्द भी हो जाएगा। ठीक, तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। अनाज, अनाज बोया, इसका मतलब क्या है? पुल्लिंग है। औसत, औसत आया, औसत आई नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये भी पुल्लिंग। आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिली नहीं कहते हैं, तो ये भी पुल्लिंग है। अवस्था आई, अवस्था आया नहीं बोला जाता है, अवस्था आई, तो इसका मतलब क्या है? यही क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो रस आंगन के पार द्वार, रस सिद्धांत, अमृत और विष, मुक्तिबोध, ये 4 रचनाएं लिखी हुई हैं। इस रचना में से कौन सी रचना है जिसके लिए अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए, एक तो ये रचना इनकी हो जाएगी आंगन के पार द्वार, बाकी के 3 जो लिखी हुई इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, लेकिन इनके राइटर दूसरे दूसरे हैं, तो इनको देखना है। सभी क्या है? ये सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है सबको, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबको मिला हुआ है। तो चलिए एक बार इसमें देखते हैं। ये जो रस सिद्धांत रचना है ये डॉक्टर नगेंद्र की है, डॉक्टर नगेंद्र इनकी रचना है ये। और ये रचना जो है, अगर हो सकता है किसी से विधा पूछ ली जाए तो ये विवेचना है, विवेचना है ये इनकी। और अमृत और विष, इसके रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं, अमृतलाल नागर, और इनका ये उपन्यास है, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। ऐसे ही मुक्तिबोध, ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है, जैनेन्द्र कुमार, और ये भी क्या है? उपन्यास ही है। और अगर ये पूछे आंगन के पार द्वार, तो ये काव्य रचना है, और किसकी है? अज्ञेय जी की है, ये तो पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ए विकल्प फिलहाल इसमें सही है, लेकिन सारी की सारी रचनाएं, सारे लेखक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 2 चट्टानों के रचनाकार कौन है? 2 चट्टानें, हाँ 2 चट्टानें एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? क्या कृष्णा सोबाती, केदारनाथ सिंह, हरिवंश राय बच्चन या किशोरी लाल गोस्वामी? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो इनका ये काव्य संग्रह है, काव्य है। और इसकी एक बात खास और है कि इसे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको, इस रचना को मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, बद अच्छा बदनाम बुरा का अर्थ है बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा होता है? नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। कलंकित होना, ये भी अर्थ नहीं है। बदनामी बहुत बुरी होती है, ये भी नहीं। कलंकित होना बुरे होने से भी बुरा है, हाँ ये इसका मतलब होता है। बद अच्छा बदनाम बुरा का मतलब कलंक लगना बुरे होने से भी बुरा है। अगर आप जैसे कह दें कि अगर आप केवल बुरे हैं, आपके साथ कलंक कोई नहीं लगा हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग बुरे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप कलंकित हैं, भले ही बुरे नहीं हैं, तो वो चीज़ बहुत ख़राब होती है। मतलब कुल मिला के बुरा होना इतना बुरा नहीं है, कलंकित होना ज़्यादा बुरा है। ठीक, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो इसके साथ भी हम क्रिया या विशेषण लगाते हैं। कमीज पहनी, इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आपको ढूंढना है। कृपा, कृपा हुई, कृपा हुआ नहीं कहते हैं, इसका मतलब ये क्या है? ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। खैरात मिली, खैरात मिला नहीं कहते, यानी कि ये भी स्त्रीलिंग। कलंक लगा, कलंक लगी नहीं बोला जाता है, कलंक लगा, यानी डी विकल्प जो है वो एकदम सही है। कलंक आपका पुल्लिंग है, बाकी सारे शब्द स्त्रीलिंग है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर है, अंत का विलोम क्या होगा? अंत का विलोम क्या अनंत होता है? नहीं। अंत का आदि, हाँ शुरुआत प्रारंभ कुछ नहीं होता है,
अंत का आदि होता है। ठीक, हालांकि आदि मतलब प्रारंभ ही, शुरुआत ही होता है, लेकिन अगर विलोम लिखेंगे तो आदि होगा अंत का। ठीक है, तो ये इतने जो क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कैसा रहा सेशन ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो वो कमेंट कर सकता है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि एक एक बच्चे की समस्या को दूर कर सकूँ। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।